नमस्कार। वोटिंग शुरू हो गई है और तीसरे चरण की वोटिंग के लिए, तीसरे चरण के चुनावों के लिए लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर लोग ठोक ठोक कर वोट कर रहे हैं। तो पहले दूसरे चरण में तो भाई बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया और तीसरे चरण को लेकर जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस चरण में भी बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। तो क्या कहता है मतदान, आज हम ये जानेंगे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार सर, आपसे सीधा सवाल है, ये तीसरा चरण आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि लोग मतदान करने के लिए घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं, ठोक ठोक कर वोट करने जा रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? निश्चित रूप से वोट के लिए निकलना लोगों का बहुत अच्छा संकेत है। और फिर भी चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल टर्नआउट क्या होता है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा है कि फाइनल वोटर जो निकला है वो पिछले साल के मुकाबले कम निकला है। तो अगर ये प्रवृत्ति बरकरार रहती है तो हम ये मानेंगे कि बीजेपी के लिए मुश्किल वाली स्थिति है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को पुलवामा या दूसरे कारणों से कुछ 7-8% एक्स्ट्रा वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में तो 6.5% ज़्यादा वोट मिले थे। 6.5% वोट ज़रूर मिले थे, लेकिन सीट्स घट गई थी। याद होगा 65 सीट मिली थी पहले 72 के मुकाबले, सीट घट गई थी। तो उसका कारण था इक्वेशन, समीकरण। पिछले बार एसपी बीएसपी मिलकर लड़े थे, इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। तो वोट घटता है तब तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। बढ़ने के बाद जब सीटें नहीं बढ़ी तो घटने के बाद तो नुकसान ही ज्यादा हो सकता है ना, सिंपल अगर लॉजिक लगाया जाए। लेकिन सर, इस तो बार तो दूसरे चरण के बाद एक बड़ी ही अजीब सी घटना हुई। चुनाव आयोग ने 10 दिन के बाद दूसरे चरण के पहले दूसरे चरण का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिया। हाँ, इस बात को बहुत ही अस्वाभाविक माना गया और लोग कह रहे हैं कि 17C जो फॉर्म होता है जिसमें दर्ज किया जाता है, जिसमें हम साइन करते हैं जा करके, उसके बाद हम उंगली में हमारा स्याही लगता है, तो वो जो 17C है उसके आंकड़े को ही बताया जाए, उसके आंकड़े को ही दर्ज किया जाए, ये मांग उठ रही है। लेकिन चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है किसी की, क्योंकि 10 दिन बाद 11 दिन बाद वोट का प्रतिशत बताना ये मनमाना है। प्रतिशत बता रहे हैं, जबकि आपको वोट एग्जैक्टली कितना काउंट हुआ वो फिगर लिखना होता है, और वो फिगर अब बदलेगा नहीं, ये मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन वो फिगर नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में काला है। आप कितने वोट पड़े संख्या बताइए ना, परसेंटेज तो हम लोग निकाल लेंगे, आता है हम लोग को निकालने। संख्या आप बताइए कि कितने वोट पड़े, तो संख्या आप नहीं बता रहे हैं। परसेंटेज बताने से तो फ्रैक्शनली मिस्टेक होने से 1, 2, 5, 10 इधर उधर हो सकता है, तो हर बूथ पे तो ओवरऑल आंकड़ा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो कभी नहीं होता था। इस चीज को लेकर हमने देखा है, प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट भी तो किया फिर है। बड़े हाँ, आज का बड़े फिर वकील हैं तीसरा वो। चरण क्या कह रहा है उस हिसाब से? तीसरा क्योंकि पिछली बार कम वोटिंग हुई, लेकिन इस बार उस लिहाज से लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए, वोट कर रहे हैं लोग। ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जो 2019 का जो चुनाव था उसमें जो टर्नआउट हुआ उसके मुकाबले ज्यादा वोट होता है या कम वोट होता है। अब तक की टेंडेंसी कम वोट की है, हम अभी की भीड़ से अनुमान नहीं लगा सकते। आप देखिए, करीब सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक मतदान होना है, यानी 11 घंटे का मतदान होना है। और वोटिंग परसेंटेज अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक आप समझिए 12-13% के हिसाब से 2 घंटे का, यानी से 6.5% का एवरेज है। आगे बढ़ना चाहिए, तो ये अगर बढ़ता है तो आप अगर 7% का एवरेज निकलेगा तो 11×7=77 होगा, 6% का एवरेज निकलेगा 66 होगा, 6.5 का होगा उसके बीच होगा। तो हम सोचते पर आवर 6.5 घंटा वोटिंग, यानी हर दूसरे घंटे पे 13% के हिसाब से ये वोटिंग होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि पिछले बार के आसपास है। तो अभी हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि पिछले बार से ज्यादा वोटिंग हो रही है कि नहीं, ये देखने और समझने के लिए। जी। तो सर, अगर हम पिछले 2 चरणों को देखें तो उन 2 चरणों में से एक बदलाव ये भी देखने को मिला है कि इस बार जो तीसरा चरण हो रहा है, आज वोट पड़ रहे हैं, तो ये जुम्मे वाला दिन नहीं है। तो और दूसरी चीज ये है कि वोट करने के लिए लोग पिछली बार से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जुम्मे वाले दिन को आमतौर पर मुसलमानों से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन हकीकत दूसरे रूप में आई है सामने कि मुसलमानों में वोट देने की प्रतिबद्धता पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उनको दिक्कत सह करके भी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ करके भी वो वोट देने के लिए खड़े हैं धूप में, चाहते हैं कि हम वोट दें, क्योंकि उनको जितना दुत्कारा जा रहा है, जितना राजनीतिक व्यवस्था से दूर किया जा रहा है, उनकी चिंता राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने की उतनी बढ़ रही है। वो वोट का महत्व समझ रहे हैं। दूसरी तरफ शुक्रवार का असर हिंदुओं पर ज्यादा पड़ रहा है, गैर मुस्लिमों पर ज्यादा पड़ रहा है। उनको 3 दिन की छुट्टी मिल जा रही, शुक्र शनिचर इतवार। अब ये 3 दिन जो संभ्रांत परिवार हैं, जो रहते हैं मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, वो छुट्टी लेके शिमला मनाली चले जाते हैं ठंडा, थोड़ा गर्मी से बचने के लिए। तो वोटिंग इधर कम हो जा रहा है, जो गैर मुस्लिम है उसमें। ये जो सोच के भी, जिसने भी किया होगा, अगर सोच के किया तो उल्टा पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो वोट परसेंटेज पहले चरण से दूसरे चरण में ज्यादा हुआ, तो ये थोड़ी सुखद बात थी कि वोटिंग तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अब उसका इम्पैक्ट किसको पड़ता है, क्या पड़ता है, वो तो बात की बात है, देखेंगे, वो एनालाइज करने का विषय है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, तो उस हिसाब से क्या तीसरे चरण में बीते 2 चरणों के मुकाबले ज्यादा वोट पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा वोट पड़े और पड़ना चाहिए। तो हम उत्तर प्रदेश में जो जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें देखिए, मैनपुरी, संभल, ये समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट, बाकी जगहों पे बीजेपी ही है। तो बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना एक मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क है कि देखिए, इस बार हाथरस भी है, आपको आगरा भी है, आंवला भी है, बदायूं भी है। तो इन सब सीटों में, बदायूं में भी समाजवादी पार्टी अच्छे से टक्कर दे रही है। कुछ सीटों पर आपको बहुजन समाज पार्टी भी है, जो चुनाव को प्रभावित कर रही है। वो उम्मीदवारों से प्रभावित कर रही है, अपनी वोट बैंक से प्रभावित कर रही है। तो इस हिसाब से हमको ये पूरा जो चरण है, ये बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर बीजेपी अपनी सीट बचा ले जाती है तो समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जो एक टारगेट है कि अपनी सीट बचाना और उसमें कुछ एड ऑन करना, उस लिहाज से ये चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला और दूसरा चरण उसमें बीजेपी का स्टेक कम था। इस बार जो है या आगे जो होगा, उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं जीती हुई। तो इसलिए बीजेपी से बिल्कुल सर, 8 सीटें आज के अगर चरण की बात करें, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला, बरेली, इनमें से 8 सीटें सर भाजपा के पास हैं और सपा के पास 2 थी। तो भाजपा के पास तो अपना किला बचाए रहने की चुनौती है, बल्कि इंडिया गठबंधन और मजबूती से लड़ रहा है सर, एकता से लड़ रहा है। तो आपके हिसाब से इस बार कितनी मुश्किल होने वाली है इन 10 लोकसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भाजपा एनडीए के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि बराबरी का मुकाबला, थोड़ा सा एज बीजेपी को लगता है कि एक आध सीट बीजेपी ज्यादा रह जाए, लेकिन जो अपोजिशन है पिछले बार के मुकाबले 4 सीट या 5 सीट बढ़ता हुआ, मान लीजिए 2 सीटें थी उनकी, 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ना, कि 10? जी सर, 10 सीटों पर हो रहे हैं सर। पिछली बार 8 सीटों पे भाजपा थी, 2 सीट समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। तो इस बार आपको कितना लग रहा है? हाँ। जी, 2 जो है ना, संभल और मैनपुरी, ये दोनों सीटें, बर्क साहब वाली सीट और डिम्पल यादव जी पिछली बार जीती थी, ये उनके पास थी, बाद में फिर तो बाई इलेक्शन लड़ने चली गई थी ना, तो वो था। लेकिन ये जो मैनपुरी की सीट है, ये मैनपुरी की सीट और आपको संभल की सीट, दोनों समाजवादी पार्टी के पास है, और इस बार भी जीतने के पूरे आसार हैं। इसमें हारने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। अब ये जोड़ सकते हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी जोड़ लें अपने साथ, बदायूं जोड़ लें अपने साथ, आंवला में अच्छी टक्कर है, वो भी जोड़ सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि 2 जो है ये समाजवादी पार्टी, उसमें 2 या 3 और जोड़ सकती है। यही मुकाबला 5-5 हो जाए, 6-4 हो जाए, ये मुकाबला हमें दिखता है। जी सर, इस तीसरे चरण में जितनी हमने इसके पहले रैलियां देखी, रोड शोज देखे, मोदी ने हर बार एक ही बात कही है कि वोट जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद हो रहा है। तो मोदी ने वोट जिहाद का नाम लेकर के एक तरीके से ये कहने की कोशिश की है कि मुसलमान देखिए मेरे खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो हिंदुओं जागो। तो आज जो लोग कतारों में लगे हैं वोट करने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक तरफ वोट जिहाद हो रहा है, एक तरफ हम लोगों को मोदी जी को वोट देना है, सिर्फ उनके कहने पर वोट देना है, कि कांग्रेस हमारी एक भैंस ना दे दे, मुसलमानों को आरक्षण ना दे दे, SC ST OBC वाला कांग्रेस?
क्या लग रहा है आपको, ये है देखिए, दिमाग में लोगों के? पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सियासत सफलतापूर्वक कर लिया करती थी, लेकिन अब बदलाव आया है। मुसलमानों को कतार में लगा देखकर अब हिंदू वोटर ये नहीं समझता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ वोट है, ऐसा नहीं समझता। हम्म वो समझता है ये भाजपा, उस भाजपा के खिलाफ ये मुसलमान कतार में लगे हैं जो उसको टिकट देना नहीं चाहती है, जो उसको पाकिस्तान से संबंध बताती है, जो उसको आतंकवादी बोलती है, जो उसका आरक्षण छीनने का और उसको कतई आरक्षण नहीं देने की बात करती है, जो हमेशा उसको अपमानित करती है। तो ये मुसलमान क्या करेंगे? ये भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ वोट देने नहीं खड़े हुए। जबकि हम्म पहले बीजेपी का नैरेटिव होता था कि ये हिंदुओं के खिलाफ वोट दे रहे हैं। तो इसमें जो फर्क आया है, तो अब रिवर्स पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। पिछले 2 चरणों में भी नहीं हुआ, पूरे देश में भी नहीं हम्म हुआ, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी नहीं हुआ। तो यानी हिंदू वोटर अधिक समझदार हो गया है कि उनको बरगलाया नहीं जा सकता है कि मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं को वोट कर दिया जाए। तो हिंदू वोटर ज्यादा समझदार हुए हैं, ये हमें लगता है। तो इसलिए वो बात, अब मान लीजिए एक महिला ने, किसी ने कहा कि वोट जिहाद कर दो, पॉलिटिकल हम्म महिला है, मुस्लिम महिला है, उसने कहा, तो वो हम्म महिला गलत बोल रही है ना, उसका समर्थन नहीं कर हम्म, सकती। लेकिन बिल्कुल। उस महिला के नाम पर अगर प्रधानमंत्री उकसा रहे हैं दूसरों को, इसका हम्म मतलब है कि आप ऐसे वक्तव्यों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, मान्यता भी दे रहे हम्म हैं। और हम क्या ऐसे वक्तव्य को मान्यता देंगे जो वोट जिहाद जैसा बोले? हम तो उसका कंडेम करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि वो उससे बढ़ करके बोलते हैं कि उधर वोट जिहाद हो रहा है तो इधर भी जिहाद करो, इसका मतलब ये हम्म हुआ। तो यानी वो प्रोवोकिंग कर रहे हैं। तो ये हम्म, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का तो है ही, भाषा ही नहीं हो सकती। लेकिन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन छोड़िए, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यही हिंदुओं को अब समझ में आ रहा है कि ये तो हम जैसे वो अगर कोई कह दिया, कोई बोलेंगे अगर कि वोट जिहाद है, तो हम बोलेंगे कि ये गलत है, न कि उसके पैरेलल में हम एक दूसरा थीसिस देने लगेंगे। तो इस हम्म, हिसाब से हमें लगता है कि ऐसे विभाजनकारी, उकसावे वाली, भेदभावपूर्ण, सांप्रदायिक, धार्मिक ध्रुवीकरण के मकसद से जो दिए जाने वाले वक्तव्य होते हैं, उसको जनता अब गंभीरता से नहीं लेती है। आप कहाँ देखते हैं कि भाषण में एक जो लड़ाई हो और फिर कहीं दंगा हो जाए? ऐसा तो अब नहीं हम्म। देखते, वो जमाना चला गया है, सब लोग समझदार हो गए हैं। जी। सर लेकिन दूसरे चरण के बाद से वो 400 पार वाला जो नारा था वो भी कहीं से नहीं लग रहा है। और देखिए पहले चरण में तो चलिए भाषा ठीक थी नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद दूसरे चरण में बदली, तीसरे चरण में आते आते एकदम ही कम्युनल बातचीत होने लगी, एकदम ही वही कम्युनल स्ट्रैटेजी पर फिर से आ गए मोदी जी, वही मुगल, वही मुसलमान, वही वोट जिहाद, वही सब कुछ होने लगा। तो आपको क्या लगता है कि ये एक तरीके का कुछ बौखलाहट दिखाई दे रही है इस तीसरे चरण में आने के, कुछ रुझान पहले से ही मिल गए हैं भाजपा को कि इस बार तो भाई मामला बहुत मुश्किल है? देखिए, तीसरे चरण के चुनाव में प्रज्ञा जी, गुजरात मॉडल जो है वो हावी दिखा। चूंकि 26 सीट पर गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तो गुजरात हम्म में जिस मोडस ऑफ ऑपरेंडी है बीजेपी का चुनाव लड़ने का, उसी हम्म को इन्होंने पूरे देश में एम्प्लॉय कर दिया, लागू कर दिया। तो गुजरात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है। और इस बार भी अमित शाह ने बोला है कि पिछले चुनाव में हमने ऐसा सबक सिखाया कि आज हम्म तक दंगा नहीं हुआ। और एक तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो हमने जेल में बंद किया, मारा, पीटा, काटा, जो भी है उसकी जिम्मेदारी पर अपरोक्ष रूप से ले रहे हैं, परोक्ष रूप से ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन उसका कानूनी रूप से बचते हुए वो भाषा भी निकाल रहे हैं कि कोई उनको ग्रिल ना कर दे। लेकिन मतलब सबको समझ में आ रहा है कि वो हम्म किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वही उसी हिसाब से इस चरण में मुसलमानों पर हमला ज्यादा रहा।
और कांग्रेस चूंकि सिर्फ मुसलमान को बोलते तो बात बनती नहीं, तो मुसलमान प्लस कांग्रेस लपेट कर बोलते हैं तो वो पॉलिटिकली ज्यादा मारक होता है, संहारक होता है विपक्ष पर। तो इसलिए बीजेपी ने ये तरीका अपनाया। लेकिन गुजरात की जो ये विभाजनकारी नीति है, इसका अब गुजरात में ही विरोध होना शुरू हो गया है। गुजरात में एक बात देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में थोड़ा जो फर्क आया है, गुजरात को इसलिए बोल रहे हैं कि यूपी भी समझने में आसानी होगी, थोड़ा सा बोल रहे हैं कि गुजरात ये हो रहा है कि पहले कांग्रेस खाम नाम से राजनीति करती थी, जैसे के क्षत्रिय, एच से उस समय हरिजन बोला जाता था, अब हम लोग दलित बोलते हैं, ए से मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा, और एम से मुस्लिम हो जाता है। इस तरीके से वो पूरा एक राजनीति करती थी। तो ये आदिवासी, ए फॉर आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक हो सकता है। एच से तो हरिजन हो गया, एम से लास्ट में मुस्लिम है, खाम ये आदिवासी समाज के लोग। तो वो राजनीति इस बार फिर से जिंदा हुई है कि क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ हुए हैं, मुस्लिम कांग्रेस के साथ हैं ही, दलित को कांग्रेस ने जोड़ने का प्रयास किया है और आदिवासी को भी जोड़ने का प्रयास किया है पहले से ज्यादा। और आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी है, इसलिए बिखराव के चांसेस भी खत्म हो गए। तो इस तरह से अगर खाम की सियासत जिंदा हो जाती है तो इस सियासत पर कांग्रेस ने कभी 26 में 21-21 सीटें जीती हुई है, हालांकि वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन इस राजनीति पे चल के इस बार बराबरी का मुकाबला, अब भी नहीं कहते कि गुजरात में बराबरी का मुकाबला है, लेकिन 6-7 सीटें तो आराम से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके इस बार छीनती नजर आ रही है। तो ये जो बदलाव है, ये उत्तर प्रदेश में भी वैसी किस्म का बदलाव है। ये उत्तर प्रदेश भी बहुत मजबूत गढ़ है बीजेपी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत उम्मीद है ना, भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से है सर। हिंदी बेल्ट में भाजपा अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी तो उधर केरल कर्नाटका में तो हालत खराब है ही है बीजेपी की। तो आपको इधर क्या लग रहा है, इधर उत्तर प्रदेश में इस बार ये तीसरा चरण किसकी तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी, किस आधार पर सर, किस आधार पर कम होगी? देखिए, पहले और दूसरे चरण के जो वोटिंग पैटर्न दिखे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें बीजेपी कुछ अपनी जीती हुई सीटें हारती दिखी हैं। और ये जो तीसरा चरण है, इसमें चूंकि इंडिया गठबंधन भी है और इसके अलावा खुद आप समझिए कि डिंपल यादव भी लड़ रही हैं, बदायूं सीट बने, उस पूरे परिवार से 3 सीटें तो इसी चरण में लड़ रही हैं, लड़ रहे हैं यादव बहुल इलाकों में। फिर मुस्लिम वोटों का गोलबंद भी पिछले बार की तुलना में ज्यादा है, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ये चीजें हैं। और इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी है डबल इंजन की सरकार की, फिर एक और बात जो जुड़ रही है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी शाह के बीच में जो एक अनबन है, तो अमित शाह ने पूरा मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है, संभाल लिया है। वो अब राजा भैया को खड़ा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में सपने दिखा रहे हैं कि योगी की जगह आपको भी हम स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया भी संगठन के भीतर हो रही है। तो बीजेपी के बीच में वो एकजुटता नहीं है जो हर बार रहती थी। तो इन सब कारणों से एक तो विपक्ष एकजुट है और दूसरा, और चूंकि बीएसपी को हम बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं मान रहे हैं, आप देखेंगे कि बीएसपी थोड़ा सा निकल करके बोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर आनंद जी के ऊपर में एफआईआर हो गया, आनंद जी घर में जाके घुस गए और उसके बाद में एक ऐसा समझौता कर लिया कि जौनपुर में प्रत्याशी ही बदल दिए, वो भी दबाव में आकर के। तो बीएसपी तो पूरे सरेंडर है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये मुकाबला इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है। बीएसपी के वोटर भी अब कम से कम इधर हम देख रहे हैं गाजियाबाद में, आपको मेरठ में और आसपास के इलाकों में बीएसपी के वोटरों ने तो बल्कि नेताओं ने आपस में बैठक करके एक तय किया कि हमको वोट देना इस बार इंडिया गठबंधन को, और लोगों ने दिया है। ये पहले दूसरे चरण की बात हम कर रहे हैं। तो ये टेंडेंसी क्या आगे भी जारी रहती है कि बीएसपी के वोटर्स को लगता है बेकार है बीएसपी को वोट देना, तो अगर वो वोट भी टूटता है तो इंडिया गठबंधन को ही मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन बढ़ता दिख रहा है और बीजेपी घटती दिख रही है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि 50% हो जाएगा, 40 सीटें हो जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि 50 तक आएगी, गिरेगी ओवरऑल
ओवरऑल फिगर में, और उसी हिसाब से इस बार भी जो 10 सीटों पर चुनाव है तो 6-4 हो या 5-5 हो, इस तरह का हमें नजर आता है इस चरण में, आज के चरण। तो सर अगर 6-4 5-5 भी हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों की बात करें, तो तब तो फिर बहुत बुरी हालत है भाजपा की। भाजपा बहुत तेजी से डाउनवर्ड, अपने गढ़ में उनकी सीटें छीन रही ना, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अगर सीटें छीन रही हाँ। हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूं कि हम्म। बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट में वो सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 2-3 सीट उनको आराम से लूज कर रही है, पहले के मुकाबले जो गिनती की है वो दिख रही है पहले से, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश बचा रही है। लेकिन बाकी कोई प्रदेश बीजेपी से बच नहीं रहा है, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनकी सभी जगह सीटें घटती दिख रही हैं। तो बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये जितनी तेजी से गिरेगी वो जो मैजिक फिगर है, मैजिक फिगर और 303 में बहुत फर्क नहीं 272 और 303 यानी 28-3-31 सीट का फर्क है। और इतनी सीटें तो आपको हरियाणा कह रहे, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन सब जगहों से जोड़ लीजिए। आप कर्नाटक जोड़िए, महाराष्ट्र जोड़िए, आप गुजरात में नुकसान को देख लीजिए, बिहार में हो रहे नुकसान को देख लीजिए, राजस्थान में हो रहे नुकसान को देखिए, हरियाणा में हो रहे नुकसान को देखिए। तो इन सबको देखते हुए तो करीब 60-70 सीटों का नुकसान ही नहीं 5-6 प्रदेशों से होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश तो हम नाम देर में ले रहे हैं जी। सर पहले दूसरे चरण में से जो हमने एक चीज और गौर करी है वो ये है कि पहले चरण में भी यही देखा, दूसरे चरण में यही देखा और तीसरे चरण में भी आज यही देखने को मिल रहा है कि हिंदू बाहुल इलाकों की तुलना में मुस्लिम बाहुल इलाकों में लोग ज्यादा लाइनों पर कतारों में लगे हुए दिखाई दे, वोट के लिए लोग ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदू वोटर्स में इस तरह की जो उदासीनता देखने को मिल रही है, ये क्यों है? एक बात तो है कि हमारा देखने का नजरिया भी होता है। जब मान लीजिए एक पहनावे के साथ में वो दिखते हैं तो हमें लगता है सब मुस्लिम वोट कर रहे हैं, जबकि आम लाइन है, वो मिक्स्ड लाइन है, तो उसमें पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि बहुत मामूली फर्क ही नजर आता है कि हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से तो वोटिंग परसेंटेज में बहुत फर्क हमें नहीं दिखता। लेकिन ओवरऑल गिर रहा है तो मुसलमानों का भी वोट कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 80% वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बार उनके भी वोट घट रहे हैं और वोट हिंदुओं के भी घट रहे हैं, सबके घट रहे हैं। थोड़ा बहुत तुलनात्मक रूप से मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ते हैं, इस बार भी ज्यादा पड़ रहे हैं। तो माने प्रवृत्ति से अलग कोई नई प्रवृत्ति स्थापित होती नहीं दिख रही है, ये हम कहना चाहते हैं। तो सर जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर ज्यादा वोट पड़ता है, ठोक ठोक कर लोग वोट करते हैं, तो ये सत्ता के विरोध की लहर होती है, लोग नाराज होकर के वोट कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कम वोटिंग हो रही है, इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि उदासीन है वोटर, परेशान दुखी है वोटर। वो जिन उम्मीदों के साथ भाजपा को वोट किया करता था, अब वो उस उम्मीद के साथ भाजपा को वोट करना नहीं चाह रहा है, तो घर से ही नहीं निकल रहा है। जिस तरीके से हमने राजपूतों की नाराजगी देखी, त्यागी समाज की नाराजगी देखी, बहुत लोगों ने तो वोट का बहिष्कार ही कर दिया सर। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या क्या करेंगे? देखिए, जब एग्रेसिव वोटिंग के बारे में होता था और वो बात कही जाती थी, मानी जाती थी, स्टैब्लिश्ड फैक्ट था कि एग्रेसिव वोटिंग से सत्ता बदल जाती थी, तो वो एग्रेसिव वोटिंग कितनी होती थी? 4%, 5%, इससे ज्यादा नहीं होती थी। तो ये 4-5% एग्रेशन को हम सत्ता बदलते हुए देखते थे। लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज का बहुत एग्रेशन दिखा था और इसके बाद भी सत्ता नहीं बदली थी, भारी बहुमत से और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें तो 50% वोट आई थी बीजेपी। तो उसने इस सोच को बदला। तो उसमें क्या हुआ कि वो राष्ट्रवाद और पुलवामा इफेक्ट माना गया। इस वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किए। ये प्रवृत्ति तब भी दिखी थी जब इंदिरा गांधी के समय में वोटिंग हुई थी, चुनाव के तुरंत बाद में जो 71 वाला युद्ध हुआ था उसके बाद में, तब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन इस बार ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्योंकि ये एग्रेशन था, पाकिस्तान से बदला लेने का भाव था, राष्ट्रवाद था। अब जब उतना वोट परसेंटेज बढ़ गया और वो प्रो इनकम्बेंसी साबित हुआ, तो अब अगले चुनाव में तो वोट बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है ना। अब क्या एग्रेशन होगा? अब है कि वो उम्मीदें टूटने का वक्त आ जाता है। तो अब वोट जब गिरेगा तो हम ये मानेंगे ना कि उम्मीद टूटी है इसलिए वोट गिरे हैं। तो ये सत्ता के खिलाफ में गया, तो उस प्रवृत्ति को समझिए, प्रवृत्ति ही बदल गई ना। पिछले बार एग्रेसिव वोट सत्ता के पक्ष में था,
अब वो वोट परसेंटेज और नहीं बढ़ सकता, और एग्रेसिव नहीं हो सकता, तो वो डाउन जाएगा। मान लीजिए 69% 68% अगर वोट हुआ तो वो गिर करके अगर 60 पर आएगा तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डाउन हुआ, ये चला गया 2014 के लेवल पर। तो 2014 के लेवल से अगर थोड़ा ज्यादा है तब हम मानेंगे, वहां से कंपेयर करेंगे एग्रेसिव है कि नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए हमको एग्रेशन ही देखना है तो हम जो 2014 के स्टैंडर्ड से देखें कि वहां से कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट नहीं, वोट तो बढ़ेंगे क्योंकि वोटर्स बढ़े तो वोट बढ़ेंगे, वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है उसके हिसाब से हम एग्रेशन को मापेंगे, तो फिर से हम वहां पर स्थापित होते हुए दिखेंगे कि एग्रेशन का मतलब सत्ता बदलना और गिरने का मतलब सत्ता को बनाए रखना, तब दिखेगा। 2019 से तो ये बात स्टैब्लिश नहीं हो। सर, ओवरऑल एनालिसिस आपका आज के इस तीसरे चरण पर क्या कहता है? तीसरा चरण जो है ये निर्णायक चरण है। निर्णायक इस मायने में है कि इससे बहुमत मोटे तौर पर स्पष्ट होगा, क्योंकि 282 सीटें लगभग हो जाएंगी तीनों चरण मिला करके। तो इसमें अगर आधा क्या होता है, 140-42 के आसपास सीटें होती है, तो 140-42 सीटें अगर बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से फिर यहां पर हम मान लेंगे कि किसका लीड चल रहा है। हम देख रहे हैं पहले दूसरे चरण में बीजेपी को कम से कम भी तो 25 सीटों का नुकसान है पहले दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में बीजेपी के पास में जितनी सीटें हैं, अगर 20 सीट का भी नुकसान होता है तो 45 सीटों का नुकसान हो जाता है, तब वो फिर मैजिक फिगर पाने की उम्मीद जो है घट जाएगी। तो इसीलिए आज का चरण, ये वोट परसेंटेज पूरा वोटिंग होने के बाद में हमें थोड़ा सा सही एनालाइज कर पाएंगे कि क्या बीजेपी इस बार उसी गति से कम हो रही है या कुछ नुकसान कम हुआ है या अपने आप को बनाए हुए है। तो इस हिसाब से ये देखा जाएगा कि आने वाले चरण में क्या होंगे, क्योंकि कर्नाटक पूरा हो जा रहा है, गुजरात पूरा हो जा रहा है इलेक्शन, इधर राजस्थान पूरा हो चुका है, बड़े बड़े जो कुछ स्टेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो और जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र, बिहार, इस तरह से बंगाल, ये सारी सीटें बाकी रहेंगी जहां पर कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कंफर्टेबल है, मुश्किल में है। तो इससे अच्छा प्रदर्शन करने का बीजेपी का स्कोप अब कम होता जाएगा जैसे जैसे। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला चरण आज का ही है। ये गुजरात में आप मैक्सिमम कर लीजिए जितना कर सकते हैं, यूपी में 10 में 10 ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं 8 ले लीजिए जो पिछले बार का है। अगर 8 से कटा तो फिर आपको भरपाई करने के लिए कोई स्टेट बच नहीं रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मतदान हो रहा है, ये तीसरे चरण को लेकर ये वोटिंग, ये मतदान क्या कह रही है, लोगों के जहन में क्या है, जो लोग वोट करने निकल रहे हैं वो क्या कुछ सोच कर वोट करने निकल रहे हैं, आज इसी पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।